हेलो डियर्स, आप सबको रुद्रा एजुवर्स में स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है टेंस। टेंस में हम देखेंगे सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अन्य टेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वह काल, वह टेंस जो किसी कार्य के या किसी घटना के होने का जो समय वर्तमान निश्चित करता है, ने वह टेंस जो यह व्यक्त करता हो, जो यह व्यक्त करता हो कि कोई घटना या कार्य का संबंध वर्तमान समय से हो, वर्तमान समय से हो। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कार्य अनिश्चित भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कार्य जारी भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कार्य पूर्ण भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कार्य कुछ पूर्ण कुछ अपूर्ण हो सकता है। तो वो चीजें जो होती हैं, ये जो प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं, अलग-अलग प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इन टेंस में भी यूज होता है। तो हम पहले समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल की जो पहचान होती है, हम इसको 2 रूपों में कर सकते हैं। पहला कि स्थिति या अस्तित्व या दशा को व्यक्त करने के लिए यानी कंडीशन, कंडीशन या एक्सिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए। दूसरा एक्शन यानी कार्य को व्यक्त करने के लिए। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 2 रूपों में पढ़ते हैं। और एक और चीज होता है जो अधिकार को व्यक्त करने के लिए, तीसरा रूप भी ले सकते हैं, अधिकार को व्यक्त करने के लिए भी होता है। अधिकार यानी पोजीशन, पोजीशन को भी व्यक्त करने के लिए होता है। अब हमें समझना ये है कि पहले कंडीशन और एक्सिस्टेंस को शो करने के लिए क्या होता है। तो अगर यदि देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो जो स्थिति और अस्तित्व का बोध करने के लिए आता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि अन्य शब्द प्लस यहाँ पे कोई संज्ञा आएगा या विशेषण भी आ सकता है, या क्रिया विशेषण भी आ सकता है। अब प्लस यहाँ पे हैं
या हूँ भी आ सकता है। तो इस तरीके का अगर यदि वाक्य का बनावट रहेगा, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे कोई प्रोनाउन होगा प्लस इज या आर या एम प्लस, और यहाँ पे अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड में क्या क्या आ सकता है, तो देखते हैं। अदर वर्ड में कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई एडवर्ब भी आ सकता है, या अन्य वर्ड भी आ सकता है। फुल स्टॉप। इस तरीके से ये रहेगा। तो अगर यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग समझें, एग्जाम्पल कि वह राम है, वह राम है, तो हम इसको देखिए एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दैट इज राम, ऐसे बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह एक गाय है, वह एक गाय है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज अ काऊ। सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और भी आगे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे और कहे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, जिसको कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे विद्यार्थी एक है तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन प्लस इज या आर या एम, यानी कि ये वर्ब बी का रूप है, ये वर्ब बी का रूप है। तो वर्ब बी का रूप में यानी प्रेजेंट टेंस में इज आर एम वाजवर का प्रयोग करते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिति, अस्तित्व और दशा के लिए। और भी हम बोल सकते हैं कि तालाब में पानी है, तालाब में पानी है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, जब किसी चीज के होने तथा न होने का बोध होता है तो हम उस अवस्था में देयर का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिखेंगे देयर इज वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। यानी कि यहाँ पे जो इज का प्रयोग हुआ है देयर के अनुसार नहीं हुआ है, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा। तो वाटर के अनुसार यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर भी लिखा गया है कि प्रोनाउन इज आर एम प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब या अदर वर्ड। तो जरूरत के अनुसार यहाँ पे चीजें आ रही हैं। ये भी देखिए प्रोनाउन के जगह पे हम यहाँ पे एक नाउन भी लिख सकते थे, नाउन भी आ सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि राम एक शिक्षक है। तो हम लिख सकते हैं राम इज अ टीचर। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बस एक साधारण सा सामान्य पहचान दिया है, बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने 3 रूप में पार्ट में बांट करके पढ़ सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चीजें आ रही हैं, तो कैसे-कैसे आएँगी। हालाँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस-किस अवस्था में हो सकता है, ये 3 चीज़ों को प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे अब? तो 3 में हमने पहले अभी 1 में ये एग्ज़ाम्पल दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं हम लोग कि जैसे कहा जाए, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि उसकी पहचान, उसका प्रयोग कैसे होता है। तो ये हम सिंपल समझेंगे कि दिस का मतलब यह प्रोनाउन है जो संकेत करने के लिए नज़दीकी के लिए होता है। ये नज़दीक के लिए प्रयोग होता है।
सिंगुलर अर्थ में होता है। दैट जो होता है इसका अर्थ वो वह के रूप में होता है जो प्लूरल रूप में सॉरी ये दूर के लिए होता है। दूर कोई वस्तु अगर यदि होती है तो उसके लिए होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर रूप में ही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ प्रोनाउन लिखे गए हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिस मतलब यह नजदीक को बोध करने का मतलब कि कोई वस्तु नजदीक में है तो उसको संकेत करने के लिए हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस इज अ पेन। दैट मतलब वह यह संकेत करने के लिए। जब कोई वस्तु दूर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि वह एक आम है यानी कि दूर है वो, तो उसको संकेत करने के लिए हम दिस का दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे दीज लिखा हुआ है। दीज मतलब ये प्लूरल प्लूरल के लिए रूप में होता है और ये भी नजदीकी को ही बोध करता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हो तो नजदीक में हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। फिर दो जो मैंने वे सब माने सारी चीजें माने कोई चीज है जो नाउन है जो एक से अधिक है मैंने उसकी संख्या अधिक है तो उसकी संख्या अधिक है तो वो प्लूरल हो जाएगा। माने जब दूर होगा उसको संकेत करना होगा कि हुए सब तो ऐसे कंडीशन में वो दोज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब आर का भी प्रयोग करेंगे। दे मतलब वे लोग। अब यहाँ पे कोई भी मतलब कि नाउन अगर प्लूरल है माने एक से अधिक है तो उसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। अब नाउन के बदले में या इसका प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे ही माने वह, ये पुरुष के लिए ही जो शब्द होता है वो पुरुष के लिए वह अर्थ में होता है। सी सी जो है सी का मतलब वह होता है, ये स्त्री के लिए होता है या सिंगुलर होता है माने कि अभी एक वचन होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं माने कि दोनों के साथ ईज का प्रयोग होगा। अगर यदि प्रयोग करेंगे तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा, इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। ये ध्यान देना है कि जब अभी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आर का प्रयोग करेंगे। इनके साथ ईज का प्रयोग होगा, इनके साथ ईज का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ यू मैंने तुम, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिखा हूँ। हाँ कुछ कंडीशन में है कि इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जाता है तो हम बताएंगे बाद में जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो। लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा आर का ही प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वी मैंने हम लोग या हम सब, ये प्लूरल होता है इसके साथ भी प्रोनाउन आर का प्रयोग करेंगे। फिर ईच मतलब प्रत्येक, ये सिंगुलर होता है। ईच मतलब कि कहीं भी सिंगुलर होता है, ईच मतलब प्रत्येक मैंने हर एक, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ईज का प्रयोग करेंगे। एवरीवन हो या एनीवन हो या समवन हो, इन सबके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर होता है। यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है। समवन पॉजिटिव सेंस में प्रयोग हो जाते हैं यानी कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा समवन का। एनीवन का प्रयोग कोई भी, यानी कि इसका हम प्रयोग निगेटिव अर्थ में करते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में इसको समझते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्सिस्टेंस के रूप में जो हम लिखे हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज या आर या आई एम प्लस, यहाँ पे कोई नाउन आ सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है या कोई एडवर्ब भी हम प्रयोग करेंगे या अदर वर्ड भी आ सकता है, कुछ भी आएगा जरूरत के अनुसार जो उसमें दिया गया होगा। तो इस आधार पर हम लोग पहले देखते हैं। पहले हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम के प्रयोग में हमने लिखा है कि किस शब्द के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्या रहेगा कि एम आएगा। और एक चीज छोड़ा हूं इसमें, देखिए आई जो होता है प्रोनाउन आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। देखिए आई जो है, आई मतलब हिंदी होता है मैं और ये सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा एम लगता है। वर्ब क्या लगता है? एम। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप देखते हैं। कुछ चीज पे हम लोगों ने प्रयोग देखा, कुछ चीजों में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे प्रयोग करें कि सब वे सब किताबें हैं, वे सब किताबें हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वे सब किताबें हैं, तो वे सब का अंग्रेजी दोज भी हुआ और यहाँ पे देखिए वे लोग आया है, यहाँ पे वे सब भी आ सकता है, ठीक ना।
तो दे का प्रयोग करेंगे कि दोज का? तो देखिए यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, तो वे सब किताबें हैं, मैंने बता तो दिया गया कि वो सब किताब है, तो उनको संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोज का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे दोज। अब दोज के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? तो दोज के साथ आर लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे आर, और यहाँ पे क्या करेंगे? बुक्स, दोज आर बुक्स। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम कहें कि प्रत्येक लोग ठीक ना, प्रत्येक लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रत्येक लोग विद्यार्थी, यानी कि हर एक लोग जिसको बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि वो लोग जो हैं विद्यार्थी हैं, मतलब विद्या को ग्रहण करने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्रत्येक लोग का अंग्रेजी कितना होता है? अगर हम ईच भी लिख दें तो भी प्रत्येक लोग हो जाएगा, एवरी वन भी लिखें तो भी प्रत्येक लोग हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एवरी बॉडी भी लिख सकते थे, एवरी बॉडी मतलब भी प्रत्येक लोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरी वन, तो एवरी वन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, एवरी वन इज स्टूडेंट। अब देखो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देंगे, यहाँ पे एवरी वन इज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों? यहाँ पे तो लिखा है प्रत्येक लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे लोग आया है और यहाँ पे आप सिंगुलर लिख रहे हैं, तो होता यह है कि प्रत्येक लोग का मतलब हुआ कि लोग में प्रत्येक एक एक आदमी विद्यार्थी हैं, यहाँ पे एक एक का बोध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा जाएगा। अगर वही यहाँ पे प्रत्येक लोग को, अगर आल पीपल मतलब कि प्रत्येक लोगों को अगर हम लिखते सभी लोग, प्रत्येक लोग को लिख देते सभी लोग विद्यार्थी हैं, सभी लोग विद्यार्थी हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑल पीपल आर स्टूडेंट्स, ऑल पीपल आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया कि सभी लोग विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे लोग का प्रयोग किया गया, यहाँ पे लोग का प्रयोग किया गया। हमें पूरा उम्मीद है कि स्ट्रक्चर पे आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।